बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी, प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिस गर्दाब में है वो मुआशी गर्दाब है, वो सियासी गर्दाब है, समाजी भी है क्योंकि ज़ाहिर है कि गुर्बत बढ़ती चली जा रही है और उसके मसाइल हैं, और इन सारे मसाइल से निकलने के लिए पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सियासी इस्तेहकाम ज़मानत बनेगा मुआशी इस्तेहकाम का, और उसी के लिए अब कहा जा रहा है कि इंतकाल इक़्तिदार का मरहला जो मुकम्मल हुआ है इसके बाद इस तरफ बढ़ा जाएगा या नहीं बढ़ा जाएगा। महंगाई ज़ोरों पे है, रमज़ान शुरू हो चुका है, उसके बावजूद आवाम की चीखें निकल गई हैं इस वक्त जो सूरत हाल है। मगर इस पूरे मामलात के दौरान पाकिस्तान की जो रियासत है उसको आगे बढ़ना है, और आज IMF का वफ़द भी पहुंच रहा है पाकिस्तान, और 14 से 18 तक IMF के साथ मुज़ाकरात हैं। नए वज़ीर ख़ज़ाना आ चुके हैं, वो मईशत को संभाल पाएंगे नहीं पाएंगे, IMF के साथ किस किस्म की डील होगी, ये बहुत ही अहम मामला है। दूसरी जानिब आज आपने देखा कि अडयाला जेल के कैदियों पर मिलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और ज़ाहिर है कि अडयाला जेल में इस वक्त इमरान खान साहब भी कैद हैं, जिसके बाद उमर अयूब साहब ने बहुत अपना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, बैरिस्टर गौहर ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है कि ये जो है इसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। मगर क्या ये वाकई सिक्योरिटी की वजह या कुछ और वजूहात है, और क्या ये वाकई सियासी अदब इस्तेहकाम पैदा कर सकती है सूरत हाल? और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई कि JUIF जो है वो अब सीट एडजस्टमेंट कर रही है बलूचिस्तान और कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, यानी सेनेट की जो सीट है उसके लिए वो कौमी असम्बली में वोट देंगे पीपल्स पार्टी के यूसुफ गिलानी साहब को, और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी उनके कैंडिडेट को वोट करेगी। सो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है अगर इस हवाले से भी देखा जाए। क्या ये सियासी बहरान जो है ये ख़त्म हो पाएगा? क्या ये जो मईशत है ये संभल पाएगी? नए वज़ीर ख़ज़ाना जिनके बारे में ब्लूमबर्ग ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है, बाकी मुस्बत इशारे उनकी तरफ से मिल रहे हैं, मगर आज मार्केट जो है उसने सही रिस्पॉन्ड नहीं किया लेटर इन द डे, यानी बाद में जो मामला देखने को मिले। तो क्या होगा, इन सारे मौज़ूआत के ऊपर हमने आज प्रोग्राम में बात करनी है। प्रोग्राम में हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करेंगे शहबाज राना, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मायाना सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। अब तो मुसद्दिक मलिक साहब होंगे, वज़ीर तवानाई और पेट्रोलियम हमारे साथ, कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद होंगे, और सेंटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शहबाज आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि ये IMF की डील के हवाले से बहुत ख़बरें हैं और पाकिस्तान को ज़ाहिर है आगे बढ़ना है। आपको लगता है कि एक तो जो नए वज़ीर ख़ज़ाना है, कहा यह जा रहा है कि टेक्नोक्रेट हैं, कहा यह जा रहा है कि वो सियासी शख्सियत नहीं है, इसाक डार साहब को तब्दील करके उनको लाया गया है, ये तवक्कुआत पे पूरा उतर पाएंगे या तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है इस वक्त उनसे वाबस्ता? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिस आसमा आपका। देखिए, कोई भी नए वज़ीर आए और ख़ासतौर पर ऐसे वज़ीर जो एक मुख्तलिफ शोबे से आएँ और आके वज़ीर ख़ज़ाना हो, मेरी कोशिश होती है कि किसी भी नए मिनिस्टर को एटलीस्ट 1 से 2 माह का उनको वक़्त दिया जाए, उनको काम करते हुए देखा जाए और फिर उसके ऊपर कमेंट किया जाए। लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जिस चैलेंजिंग सिचुएशन में आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके लिए बनेगा या है, उनको जो वज़ारत दी गई है वो इसाक डार साहब से लेकर दी गई है। ये पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उन्होंने तवक्कुआत पर पूरा उतरना इस तरीके से कि ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना है, बल्कि उन्होंने ये साबित करना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये फैसला जो है डार साहब से वज़ारत लेके उनको देने का, ये दुरुस्त है। तो ये उनके ऊपर एक एडेड बर्डन और प्रेशर डालेगा, और वो किस तरीके से इस प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो डिफाइन करेगा उनका। और चैलेंजेस क्या क्या है? सरेदस्त तो क्या सर मुंडाते ही औले पड़े हैं, अब उनको IMF के साथ डील करनी है। शराइत IMF की क्या होंगी, वो क्या, क्योंकि उन्होंने कहा बातों का वक्त गुजर गया, अब काम करना है। किस किस्म के इक़दामात IMF तवक्को रखेगी कि वो करें, और क्या वो डिलीवर कर पाएंगे उन इक़दामात के ऊपर? मुझे ये लग रहा है कि इनको फौरी एक बूस्ट मिलेगा। बूस्ट इस सूरत में इनको मिलेगा कि अभी जो IMF का मिशन पाकिस्तान आ रहा है वो दूसरे जायजा मिशन के लिए आ रहा है, जिसके बदले में इनको $1.1 अरब की ट्रांच मिल जाएगी। तो जो दूसरा जायजा मिशन है उसकी तकरीबन तमाम शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। अगर अगले मंडे या ट्यूसडे को एक पॉजिटिव IMF की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है कि पाकिस्तान और IMF का जो जायजा मिशन है वो कामयाबी से मुकम्मल हो गया और बोर्ड की मंजूरी के बाद कोई $1.1 अरब कर्जे की किस्त मिल जाएगी, तो इनको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा औरंगजेब साहब को। इनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो नए प्रोग्राम के मुज़ाकरात, और उसको बजट से पहले ना सिर्फ उसको मुकम्मल करना, और बजट में उन तमाम शराइत को भी पूरा करना जो IMF से तय होंगी, वो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा।
और उसके साथ-साथ ही जो उन्होंने एक बात आज कही कि जो एक ओल्ड ग्लोबल ऑर्डर था, जिसमें पाकिस्तान को उस ममालिक से कर्ज़े मिलते थे, उन्होंने कहा वो टाइम खत्म हो चुका है अब। अब और पाकिस्तान को करना पड़ेगा। ठीक, और ये सब्सिडीज़ भी ख़त्म करनी पड़ेंगी और जितने भी मराहत हैं उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। ये एक बड़ा चैलेंज होगा और सियासी शख्सियत के लिए शायद आसान होता है, एक गैर सियासी शख्सियत के लिए भी आसान होगा ये काम। ये गैर सियासी शख्सियत के लिए मुश्किल होगा। उसकी वजह ये होगी कि अगर एक जो कोई भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है उनको पता है किस हद तक वो प्रेशर ले सकते हैं और किस हद तक वो प्रेशर नहीं ले सकते। एक नई शख्सियत के लिए उनकी जितनी अच्छी इंटेंशंस हो, जितने काबिल हो, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव इस चीज़ का होगा कि वो एक डेलिकेट बैलेंस होता है, किस हद तक आपने आईएमएफ का प्रेशर को रेज़िस्ट करना है और कहाँ पे जाके आपने स्ट्राइक करनी है एक डील उनके साथ। वो वाला इनको चैलेंज हो सकता है। जहाँ तक सब्सिडीज़ की बात है, सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा पहले ही वापस हो चुकी हैं। पेट्रोल के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है, बिजली के ऊपर अब आपके जो ज़्यादातर सारिफ़ीन है, ना सिर्फ़ वो पूरी कीमत दे रहे हैं, बल्कि वो जो लोएस्ट आपका जो तबका है, जो बिजली इस्तेमाल कर उनकी जो सब्सिडी अब हुकूमत कम और सारिफ़ीन ज़्यादा दे रहे हैं। इसी तरीके से आप गैस की कीमतें भी अब जो है कुछ केसेज़ में तो इम्पोर्टेड गैस की कीमतों से भी ज़्यादा है। अच्छा, तो वो तो शहबाज सारे ये भी बता दें कि क्या आपको लगता है कि आईएमएफ का एक जो खत लिखा गया था बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो भी कहीं हर्डल बन सकता है? एक बात। और दूसरी बात, क्या पाकिस्तान ओवरऑल मुआशी बहरान से निकलने में उसको कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जब आईएमएफ को खत लिखा गया था इमरान खान साहब की तरफ से, तो मैंने उस वक्त कह दिया था ये बिल्कुल इनकी ऐसी मूव है जो बैकफायर करेगी और इवेंचुअली वो बैकफायर की। और मैं उस खत को ना उस वक्त अहमियत देता था ना अब देता हूँ। जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान को कितना वक्त लगेगा यहाँ से निकलने में, आज जो मोहम्मद औरंगजेब साहब ने हमसे बात की उसमें उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, उससे मेरा ये उसके अंदर असेसमेंट है कि महंगाई हो या ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है कम हो, नई हुकूमत और नए वज़ीर ख़ज़ाना ऐसी पॉलिसीज़ नहीं अपनाने जा रहे जिससे फौरी तौर पर इसका कोई हल निकल सके। वो ग्रेजुअल अप्रोच लेंगे, सफ़र थोड़ा-सा तकलीफ़देह होगा, लेकिन अगर ये आहिस्ता और तकलीफ़देह सफ़र अभी कर लें, वो बेहतर है बजाए कि कोई ऐसी अप्रोच लें जिससे आप फौरी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएँ और फिर और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाए। ठीक। मेरा ख़्याल है कि जो अभी जो स्ट्रैटेजी है मुझे ठीक लग रही है आज के दिन तक। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना, आप हमारे साथ थे। हमें कायरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुसद्दिक साहब भी आ चुके हैं, बस थोड़ी देर में वो भी बैठेंगे यहाँ पे, और इसके साथ साथ वलीद इकबाल साहब भी हैं। सबसे पहले वलीद इकबाल साहब आपके पास आती हूँ। अब ये जो मईशत है, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात भी हैं और ऊपर से आपने देखा आज आपके जो कायद हैं, बानी हैं इमरान खान साहब, उनसे मिलने पर भी पाबंदी आयद हो गई है। बहुत सख्त रिएक्शन आपके लीडर्स का इस पर आया है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सिक्योरिटी को वजह जो है वो बताया जा रहा है सर। ये बहुत सी चीज़ें आपने बैक वक्त जो है वो पूछी हैं, मैं उनको एड्रेस करता हूँ। सबसे पहले आपने मुझे बराह रास्त तो वज़ीर ख़ज़ाना के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ क्योंकि स्कूल में लाहौर में मेरे साथ पढ़ते थे। वो मुझसे कुछ 2-3 साल आगे थे, और उसके अलावा अमेरिका में भी हमने एक ही यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। मतलब उनका आखिरी साल मेरा पहला साल था। इत्तेफाक से मिफ्ता इस्माइल भी वहाँ PhD कर रहे थे उस वक्त जी। तो मैं उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये अच्छे आदमी हैं, वैसे वो शरीफ आदमी हैं, इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। लेकिन ये सारा मामला, और ये फिर मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ भी आता हूँ, ये सारा मामला जो है इसका मेरी ज़ाती राय या मेरी ज़ाती वाबस्तगी किसी शख्सियत के साथ जो है ये उसका मामला है नहीं। बल्कि अगर मैं इस पर सियासी कमेंट करूँ तो ये अच्छे भला शरीफ आदमी वो गुंडों में फंस गया आके। अच्छा, रज़िया का लिए बड़ा चैलेंज है वो ये है अच्छा बस ये रज़िया औरंगजेब जो है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह है। मैं फिर से कह रहा हूँ ज़ाती सतह पर मेरी इनकी पॉलिटिक्स, ज़ाहिर है ऐसे हालात हैं सेंटर साहब, वालिद मोहतरम भी PMLN। जी 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 ऐसे मैं वैसे इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन PMLN से काफ़ी पुरानी इनके फैमिली की है। इनके वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अटर्नी जनरल रहे हुए हैं। जी बिल्कुल नया चेहरा है PMLN का भी, अगर देखा जाए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। इनके चचा भी PMLN के प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा MNA बने हैं, मैं वैसे कह रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम है और जो चैलेंज है, और मैं आपको ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, वो ये है कि वो एक गैर नुमाइंदा हुकूमत के जो है वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे सामने आए हैं। वैसे अगर एक सही रोबस्ट और मजबूत जमहूरियत हो तो टेक्नोक्रेटिक लोग जो हैं वो बड़ी वैल्यू ऐड करते हैं,
हमें बराबर वाले मुल्क में डॉक्टर मनमोहन सिंह की एग्जाम्पल हमारे सामने है। चिदम्बरम एक उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, टेक्नोक्रेटिक थे, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन ये जो IMF का भी सारा सिलसिला है, IMF के लिए भी कोई हमने कभी ये बात नहीं की, बल्कि हमारे खत के पहले पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ था कि हम IMF की कोई मदद जो पाकिस्तान की करना चाह रही है हम उसके रास्ते में नहीं आना चाहते। लेकिन सदियों पुराना असूल है सियासत का, रियासत का, वो क्या है, देयर कैन बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक। और ये जो मुसल्लत हुकूमत है हम पे, जो स्टोलन मैंडेट के फॉर्म 47 की पैदावार है, वो इस मतलब आप कह रहे हैं ना, अपनी अपनी तमीद में कहा कि अवाम की चीखें निकल रही हैं, तो अवाम की चीखें तो इस चीज ने भी निकाली हैं। और ये अवाम की दोस्ती नहीं है कि अवाम के मैंडेट को, अच्छा कायरा साहब, आप उनकी आवाज को कुचला जाए और उनके गले को घूंटा जाए। कायरा साहब, अब जैसे हम मईशत की बात करते हैं, तो क्या मुआशी ज़ाहिर इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए? आज एक पाबंदी भी लग गई, थोड़ा सा आप भी बताइए। औरंगज़ेब साहब से बहुत ज़्यादा लोगों को तवक्कुआत है, वो रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए? और साथ में ये सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आएगा जिसकी आपकी और हम सबकी ख्वाहिश है, जो कि हो पाकिस्तान के अंदर? सर, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जमात इस बात पे एहतजाज कर रही है कि हमारी सीटें या हमारे वोट चुराए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही 2018 के इंतखाब में जब RTS सिस्टम बिठाया गया था, उस वक्त भी कुछ जमातें शोर कर रही थी, वो कह रही थी स्टोलन मैंडेट है, और फिर मुख्तलिफ जमातों से लोगों को तोड़ के और मुख्तलिफ जमातों को साथ मिला के किस तरह 2018 की हुकूमत बनाई गई, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान का एक एक बच्चा जानता है। और उस हुकूमत ने, जो कि बड़ी नेकोकारों लोगों पे थी और बड़े अहल लोगों पे थी और बड़े कमाल के ज़हीन लोगों पे मुश्तमिल हुकूमत थी और बड़े पाकिस्तान के जज्बात उनके लिए अच्छे जज्बात थे, उन्होंने पाकिस्तान को जिस आला किस्म के हालात से या आला पॉलिसी से आश्कार किया, वो भी सारी कौम के इल्म में है। और जिस तरह उस वक्त पाकिस्तान के कर्जे भी डबल हुए, पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी एक ग्रेजुअल बढ़ती जा रही थी, वो भी सारी कौम के सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। और रही बात औरंगजेब साहब की, तो मैं समझता हूँ कि अभी उनके लिए हमें एक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए। ये सवाल कि वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, मेरी नजर में ये सवाल नहीं उठना चाहिए। इसके लिए 2-4 महीने ठहर जाइए, फिर उसको क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। अभी हम उनके लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें, तावन भी करें कि वो कामयाब हो। इसलिए कि अगर ये हुकूमत कामयाब नहीं होती तो फिर क्या होगा, अगर ये हुकूमत नहीं होती तो फिर क्या होगा। तो सर, उनकी कामयाबी के लिए कहा जा रहा है, कायरा साहब, उनकी कामयाबी के लिए कि पीपल्स पार्टी भी जब तक काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी तो शायद इनकी कामयाबी के ऊपर सवाल उठते रहेंगे। और पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनाने का जिस दिन शहबाज शरीफ साहब संजीदगी के साथ मेरी जमात से बात करेंगे, फिर उस पर कमेंट करेंगे। अभी तो संजीदगी से नहीं हुई नहीं, अभी तक इस पे कोई तजवीज है नहीं। यही उनके अरेंजमेंट्स थे, यही उनकी ख्वाहिश भी थी कि एक जमात को यकसुई के साथ छोटी काबीना रख के फैसले करने का इख्तियार मिले। ये भी आप लोगों का भी यही दबाव था ना कि इतनी बड़ी काबीनाएं बना देते हैं, खजाने पे बोझ होता है, तो ठीक है। लेकिन कायरा साहब, कल सदर साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो ये इत्तलात आई कि उन्होंने बाज़ाब्ता जरदारी साहब से कहा कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बने, मगर इत्तलात ये कि बिलावल साहब नहीं मानते। किसी भी मुस्लिम लीग के जिम्मेदार से आपकी बात हुई जिसने आपको रैया सर्टिफाई किया कि हाँ ऐसी कोई बात हुई है? ये टीवी पे खबरें चली हैं, कोई तरदीद भी नहीं आई। खबरें तो टीवी पे चलती रहती है ना, उनको छोड़। तरदीद भी नहीं आई ना आपकी जमात की तरफ से? कोई तरदीद करना जरूरी नहीं होता। हर झूठ की तरदीद करते रहे, कब तक करते रहे? हर मफरूजे की तरदीद करते रहे। मैंने तो सिंपल सा पूछा है कि क्या मुस्लिम लीग की किसी सीनियर क़यादत की तरफ से, अभी मेरे भाई मुसद्दक साहब बैठे हुए हैं, इनको इनसे पूछ लेते हैं सर, इनसे। ये तो बड़ी, मैं भी आपके प्रोग्राम के तवसत से उनको जिम्मेदारी संभालने पे मुबारकबाद भी देता हूं। हम सब उनको मुबारकबाद देते हैं, कामयाब हो और वो कामयाब हो, हुकूमत कामयाब हो। बिल्कुल, वो बल्कि सीधे अपने दफ्तर संभालने के बाद यही आए हैं, तो आपको बहुत मुबारक हो मुसद्दक साहब। लेकिन आपने सुना कायरा साहब ने कहा कि संजीदा ऑफर हमें अभी तक नहीं आई पीपल्स पार्टी को। आपको किसी ने संजीदगी से बताया कि ऐसी कोई ऑफर दी है? चले ऐसे कर लेते हैं सर जी। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले वो जो गुफ्तगू हो रही थी उसी हवाले से औरंगजेब साहब जी।
वो मेरे भाई, मेरे दोस्त सेनेटर साहब कह रहे थे कि गैर नुमाइंदा हुकूमत है, इस वजह से बहुत बड़ा मसला है। तो आप नुमाइंदा हुकूमत बना लेते। जब आपको दावत दी गई थी कि आप आइए और हुकूमत बना लें, तो अब हम सारे वो बच्चे तो नहीं है ना कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो अपनी बारी लेके विकेटें उठा के भाग जाएं। जब आपको कह रहे हैं कि आप नुमाइंदा हुकूमत आकर बना लें, ना सिर्फ हम कह रहे हैं बल्कि कायरा साहब की जमात, खुर्शीद शाह साहब उठा के फ़ोन, खुद उन्होंने फ़ोन किया, वॉलंटरीली फ़ोन किया, आपके कहने पे भी नहीं किया, और उन्होंने कहा कि आपके नंबर ज़्यादा हैं, आप आइए हुकूमत बना लें। अगर आप नुमाइंदा हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं हैं तो जो हुकूमत बने उसके नतीजे में वो गैर नुमाइंदा है। यानी आप चाहते ये हैं कि एक आइनी बहरान पैदा हो जाए, ना आप खेलें ना किसी को खेलने दें। यानी आप भी हुकूमत ना बनाएं, कोई और भी हुकूमत ना बनाए, तो फिर क्या हो, एक नई केयर टेकर बनाए या कोई गैर जमहूरी अमल जो है वो देर तक चलता रहे। आपका दावा है कि आपकी सीटें इससे भी ज़्यादा थीं, हुकूमत बनाएं, खुद सुपरवाइज कर लें, खुद सुपरवाइज करें अपनी निगरानी में, क्योंकि हमारे साथ तो हम हाथ बढ़ाते हैं, आप झटक देते हैं और इसी तरह की तल्ख बातें करते हैं। देखिए अब आगे तो जाहिर है वो तो झटक देंगे, ये तो हमेशा ही हुआ है। नहीं, हमेशा की बात तो नहीं है, हमेशा हुआ है। तो बात यह है कि फिर आप असेंबली में लेने क्या आए हैं? मत उठाएं ओथ, छोड़ दीजिए। अगर आप आए हैं, ओथ उठाते हैं, हल्फ लेते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक सियासी जमात हैं और आप सियासत करना चाहते हैं, आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हमें इलेक्शन के ऊपर कुछ नहीं, मगर मुसद्दिक साहब ऐसा क्या है जो कि आप लोगों ने नहीं किया और वो कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इनसे कहा, इनने हमसे कहा कि हुकूमत बना लें। अरे भाई, जब बैठते ही हम कह रहे हैं कि आपको तहफ़्फ़ुज़ा, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने भी देखा, वो हमारे 3-4 लीडरान तो टीवी पे भी आके कह चुके हैं ये बात कि इलेक्शन पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। कायरा साहब जो हैं उनकी जमात को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस जगह पे जहाँ पे आपने पीटीआई में आप कहते हैं हमने क्लीन स्वीप कर दी। यानी वही इलेक्शन कमीशन अगर इंतखाबात केपीआई में करवाए जहाँ पे मौलाना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो ईमानदारी। अच्छा मुसद्दिक साहब, अब मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद सर इससे पूछेंगे इसके ऊपर कि फिर बात आएगी कैसे, क्योंकि जाहिर है कि मिसाके मईशत की बात होती है, ज़रूरत भी है इस वक्त, और अदम इस्तेहकाम की बात भी होती है। और आज आपने देखा कि खान साहब से मिलने पर पाबंदी भी आयद हुई है, क्यों, वजह क्या है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेंटर साहब, आप बताइए, ज़ाहिर है कि अब इमरान खान साहब से मिलने पे भी पाबंदी है। आज थोड़ी देर पहले मैंने ये खबरें सुनी, उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर बहुत एहतजाज किया है। क्या आपको लग रहा है सिक्योरिटी के भी ख़तरात हैं वाकई, या कोई और वजूहात भी हैं? ये तो बिल्कुल नज़र इस तरह ही आ रहा है, और मैं आपको फिर से वापस ले जाना चाह रहा हूँ अपने पहले जवाब की तरफ। जो आपने पहले सवाल मुझसे पूछा था उसके जवाब में मैंने जो दिया था कि ये जो सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी होता है माशी इस्तेहकाम के लिए, बुनियादी बात जो है ये है। अब आप देखें कि मैं जो बात कहना चाह रहा था पहले और शायद उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सका, वो ये है कि ये बहुत बड़ी डिससर्विस पाकिस्तान के लोगों के साथ जो इलेक्शन के नताइज में हुई, बावजूद तमाम हथकंडों के, जिस तरह से वो पीटीआई के बैक्ड उम्मीदवारों, और आप ये पहले पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन था जिसमें एक सबसे बड़ी सियासी जमात इंतखाबी निशान के बगैर लड़ रही है। किसी को बैंगन दिया हुआ है, किसी को जूता दिया हुआ है, बहरहाल वोटर्स उम्मीदवार तक पहुंच गए, उम्मीदवार वोटर तक पहुंच गए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह डिससर्विस की गई पीटीआई को, दीवार से लगाने के हवाले से, साइड लाइन करने के हवाले से, वो तसलसल जो पिछले 6 माह से, 8 माह से, 9 माह से चल रहा था, वो अब इलेक्शन के बाद भी चलता जा रहा है। और ये क्योंकि आप इकोनॉमी की भी बात कर रही हैं, ये फिच ने आज से को 2 हफ्ते पहले ये कहा हुआ था कि पीटी और नाम लेके कहा कि पीटीआई को इस तरह से अगर तनहा किया गया और आइसोलेट किया गया तो अवाम के अंदर जो बेचैनी है और अदम तहफ़्फ़ुज़ है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये एग्जैक्टली वही है। आई मीन, मुझे नज़र यही आ रहा है कि रियासत पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की वाकई परवाह नहीं है।
रियासत पाकिस्तान पे ये तसल्लुत जो है इज जस्ट फॉर पर्सनल गेन, ये जिसको कहते हैं ना जाती मफादात का अगेन जो सवाल मैं मुसद्दिक साहब से कर रही थी, सेंटर साहब जो मैं उनसे पूछ रही थी वो आपसे पूछूंगी कि ये भी पहली बार नहीं हुआ आपके दौर में इनकी लीडरशिप को, जरदारी साहब को जी उनको भी तनहा करने की कोशिश, ये चलाते रहे, ये चलाएं हुकूमत जी, जिस तरह इन्होंने चलाना है ये करें, अपने मुआहदे जिस तरह से इन्होंने करने हैं हम अपनी मुजाहमत करेंगे। अगर इनको लगता है 18 में इनके साथ वो हुआ है जो हमारे साथ अब हुआ है, तो जो 18 में जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया, हमने इनको खुली इजाजत दी। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान अपना वहां पे लेके आए मार्च, फिर बिलावल भुट्टो वहां मार्च लेके आए, फिर मियां नवाज शरीफ ने वीडियो से खिताब किए, कहां जलसों पे गालियां निकाली इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। अच्छा मैं कायर साहब इससे पहले आपके पास आऊं, मुसद्दिक साहब ये बात तो दुरुस्त है, हम अपनी ठीक है, सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 2024 के इलेक्शन में जो हुआ है हम उसके लिए ये चलाएं हुकूमत को, हम अपनी मुहिम चलाएंगे। वो 18 मुज़ाहमत होगी, चला सके थे, चला ली होगी, हम अब अपनी मुहिम चला के दिखाएंगे। ये मुसद्दिक साहब मुज़ाहमत होगी, वो कह रहे हैं मुज़ाहमत करेंगे, और पहले आप लोग भी करते रहे, अब उनको क्यों रोका जा रहा है? और वाकई अगर डेमोक्रेसी को देखा जाए, जमहूरियत को जो थोड़ी बहुत रह गई है, तो ये हक तो आप उनको दें कि एहतजाज करें। आप अजीब सी बात कह रही हैं, मैं सुन रहा हूँ। यानी मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब कोई कहता है कि सेनेटर साहब, क्योंकि मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, शरीफ आदमी हैं, कि इनके ऊपर कोई दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। लेकिन मुझ पे 2 हुए थे। मैंने कौन सी दहशतगर्दी की थी, किस दौर में की थी? यानी कितनी अजीब बात है कि आप बिल्कुल तराजू ही बदल दें। यानी आपकी दहशतगर्दी का पर्चा दहशतगर्दी और मेरी दहशतगर्दी का पर्चा वो तो माजी की बात है, माजी की बात है, अब की बात है, कुछ साल पहले की बात है, आपकी हुकूमत थी। यानी आप लोगों की गाड़ियों में हेरोइन डाल दें, कोई बात नहीं है, उसकी सज़ा मौत है, कोई बात नहीं है। आप इलेक्शन से 7 दिन पहले हनीफ अब्बासी को 27 साल जेल करवा दें, उसके कोई बच्चे नहीं हैं, वो कोई इस्तेहसाल नहीं है। आप उसको जिसको मर्जी रात को घसीटें, लड़कियों को ले जाएं, उनके बाप के सामने से घसीट के ले जाएं, उन खवातीन की कोई इज्जत नहीं। हम तो मैं समझता हूँ हर खातून तो की इज्जत बुरा हुआ वो अभी बुरा देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये व्हाट अबाउटरी है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम फिर ये पोजीशन तो ना लें जो आज ले रहे हैं। कम से कम किसी बात के ऊपर तो खड़े हो ना, या तो कहें कि हाँ वो जो उसने की थी उसके लिए भी यही सख्त लहजा और यही बात करें जो आप आज कर रहे हैं। उस वक्त जो लीडरान थे उनके मुतालिक भी वही पोजीशन लें जो आज पोजीशन ले रहे हैं। 2018 का आरटीएस बैठ गया, आप कहते हैं उसका मुकाबला ही नहीं। काहे को मुकाबला नहीं? किस चीज़ का मुकाबला नहीं? मुकाबला सिर्फ इस चीज़ का नहीं कि वो आप थे, ये हम हैं, बस इसके अलावा कोई मुकाबला नहीं। वो आप समझते हैं वो इलेक्शन बिल्कुल बरहक था कि रात को 7 बजे बंद हो गया आरटीएस और सुबह को इमरान खान साहब को डिक्लेयर कर दिया। और इमरान खान साहब मुंह से कह रहे हैं कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, मुंह से कह रहे हैं कि हम सारे एक पेज पे हैं। तो फिर इसका तो मतलब है कि कायरा साहब, नहीं, एक मिनट, एक सेकंड, आखिरी बात, 30 सेकंड, नॉट इवन मोर देन 10 सेकंड्स। ये हाथ हम क्यों बढ़ा रहे हैं आगे? वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं आपके हाथ पकड़ते, तो बार बार हाथ झटका जा रहा है, हम बार बार हाथ बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं आप आइए, हमने तो ये कहा आप हुकूमत लीजिए, हुकूमत लेके अपनी सुपरविजन के अंदर ये तमाम जो आप बातें कर रहे हैं ये इनका आप खुद एहतसाब करें। अच्छा, आप अगर कहें कि आपको हमसे बात नहीं करनी तो फिर बताइए टेलीविजन पे किससे करनी? ये मैं कायरा साहब से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आज उमर अयूब साहब ने जरदारी साहब के बारे में भी बहुत, उनका लबो लहजा तल्ख नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तल्ख और सख्त था, तो फिर कैसे बात करेंगे? हम तो देख रहे हैं कि जी मिसाके मफाहमत के लिए जरदारी साहब आगे बढ़ेंगे, वो प्रेसिडेंसी को एक सियासी ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करके मफाहमत कराएंगे। कैसे होगा सर ये फिर? अस्मा, हम तो पहले भी करते रहे, अब भी कोशिश करेंगे, कोशिश ही कर सकते हैं। और पीटीआई की बदकिस्मती से ऐसा मिजाज रहा कि जब ये 14-15 में धरने में जा रहे थे तो इन्होंने बिल जला के कौम को कहा कि टैक्स जमा कराने बंद कर दो, बैंकों के जरिए पैसे देने बंद कर दो, और बिल जमा कराने खत्म कर दो, और एक तरह का सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान फरमाया। खुद सड़क खड़े होकर जलसे में, सारे मीडिया के पास उसकी फुटेज मौजूद है। फिर शौकत तरीन साहब ने जो कुछ किया, फिर अभी जो खत लिखा गया, कुछ उस खत में क्या लिखा गया उसको एक तरफ रखे, उसको एक
लम्हे के लिए किसी वजन नहीं दिया IMF ने, लेकिन अपने इरादे तो जाहिर कर दिए ना यार लोगों ने कि हमारे इरादे क्या है। मुल्क का बर्बादी होती है तो हो जाए, उसके नतीजे में हुकूमत का क्या होना था अगर IMF उस पर कोई वजन देती और ये जो उनकी वफद आ रहा है ना आता और ट्रांसलेट हो जाती, तो फिर नुकसान तो मुल्क का होना था। बट उनको परवाह नहीं है, उनको क्योंकि लड़ाई सूट करती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम फिर भी ये काम करते रहेंगे, हम फिर भी कोशिश करेंगे, इसलिए कि हम समझते हैं वो रास्ता बेहतरी का रास्ता है। लेकिन इन दोस्तों को एक बात जरूर समझनी चाहिए, इनको कोई इस वक्त कोई तकरीबन 30% वोट मिले हैं। अच्छा, इनको ये कहते हैं हमारे वोट तो चोरी हो गए हैं, हमारे वोट तो गलत कर दिए गए हैं। अच्छा, आपको 35% मिले होंगे भाई। अच्छा, फिर 35 से और बढ़ा दीजिए, 40% मिले होंगे, चले बहुत नंबर आपको दे दिए जाएं तो बाकी 60% आपके खिलाफ भी पड़े हैं, वो भी पाकिस्तान के लोग हैं। ये अहम नुक्ता है। लेकिन सर फिर भी हुकूमत का जो है या जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसका ये फोकस होना चाहिए कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी सर, ब्रेक के बाद मैं ब्रेक के बाद आपसे यही ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगी कि कैसे फिर इसको आगे बढ़ाया जाए, वे फॉरवर्ड किस तरह से किया जाए। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कायद साहब, आप बात कर रहे थे कि आगे बढ़ना है, कैसे आपको कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि आप तहरीक इंसाफ को टेबल पे ले आएँ या बानी तहरीक इंसाफ के साथ कोई रास्ता बनाएं, आप बार बार जेल उनसे मिलने के लिए जाएं, पैगाम भिजवाएं, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए आसमा, हमने बार बार कोशिश की है, उनकी गवर्नमेंट में भी की, जब वो अपोजिशन में थे तब भी की, जब वो जेल में थे तब भी की, इलेक्शन से पहले भी की, इलेक्शन के बाद भी की। खान साहब की तरफ से अभी तक इस पे कोई रियायत वाला माहौल नहीं बना। उनको अपने रवैये में कुछ चेंज लानी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज की हदूद ही होती है ना। अब बियॉन्ड जाने से आप हाउ लॉन्ग आप इसका मुजाहरा कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर समझनी चाहिए कि एक ही वक्त में आप एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहे हो, आप इलेक्शन कमीशन को भी बुरा कह रहे हो, आप अदलिया को भी बुरा कह रहे हो, आप दीगर सियासी जमातों को मानने को भी तैयार ना हो, तो ये इतने सारे महाज खोल के आप मुल्क की कौन सी खिदमत कर पाएंगे, ये आप बेहतर जानते हैं। रही बात कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, एक गिवन सर्कमस्टांसिस है जिसपे बहुत सारी जमातों को एतराज, इलेक्शनों माजी के इलेक्शनों पे भी एतराज रहे, इस इलेक्शन पे भी एतराज उठे। अब उन एतराजात का हल क्या है? क्या टॉक शो में बैठ के किसी मसले का हल निकल आएगा? मुतालबात करने से किसी मसले का हल निकल आएगा? मैं तो कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ। कानून के तालिब इल्म में बता सकते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसको एड्रेस फर्ज करें, वो कह रहे हैं हमसे 50 सीटें 60 सीटें 100 सीट छीनी गई है, तो उस सीटों को रिजल्ट बदले गए हैं, फॉर्म 45 पे आना है, फलाना है, तो उसके लिए जो भी फोरम बने, कौन सा फोरम है? इलेक्शन कमीशन का फोरम, पहले तो ये मानते नहीं है, लेकिन वो फोरम गुजर गया। अब अगला है आपके पास बने हुए हैं ट्रिब्यूनल्स। अगर उनकी तादाद कम है तो ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाने की इस्तदा कर लेनी चाहिए। और तीसरा है कि आप आला अदालतों की तरफ जाएं। चौथा है कि आप पार्लिमान के फोरम को इस्तेमाल करें। कोई तरीकाकार निकालना पड़ेगा ना। अब ये सारी प्रैक्टिकल चीजें है, बिल्कुल वलीद इकबाल साहब, इसके ऊपर पार्लिमान एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री कमेटी। आखिरी बात मैं कह लूं कि अगर आपने पार्लिमान के फ्लोर को इस्तेमाल करना है, सियासी हल निकालना है, तो फिर सियासी कुव्वतों के साथ बैठना पड़ेगा। उनके साथ भी नहीं बैठना चाहते। वलीद इकबाल साहब क्यों नहीं बैठना चाहते सर? मैं आपसे भी मुख्तसरन और फिर मुसद्दिक साहब से भी बात करूंगी। जी नहीं जी, इसका तो बड़ा आसान मेरे पास जवाब है, और मैं तो पिछले काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ और हर टॉक शो पे कर रहा हूँ, और वो टॉक शो की बात नहीं है, वो बल्कि मैंने ज़्यादा उसका मरकज़ जरदारी साहब को ही बना के रखा है ख़ास तौर पे। और उस वक्त तो ये इतना नहीं था, उस वक्त तवक्को के वो सदर बनेंगे, या बात हो रही थी लेकिन अभी बने नहीं थे। और मैंने यही कहा था वो बड़े कारीगर आदमी समझे जाते हैं, अगर अपने कोई खिदमत करनी है और अपनी कारीगरी दिखानी है तो ये इसमें दिखाएं। और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का तो बिल्कुल सवाल कोई पैदा नहीं होता कि जो पीटीआई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी अर्ज तो सुन लें, सरकास्टिक ना हो तो बेहतर है। मैं हर एक की अपना अंदाज होता है बात कर। चले, मैं भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन में क्या, जो इलेक्शन कमीशन तो पीटीआई के खिलाफ एक फरीक बनी हुई है, तो उसके कॉन्डक्ट पे नजर आ रहा है और मुसलसल नजर आ रहा है।
मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि जी इसका बड़ा आसान, देखें ट्रिब्यूनल्स की बात अगर करनी है तो 2013 के इलेक्शंस के केसेस भी कई जगहों पे अभी तक पेंडिंग है सर 2018 के भी पड़े हुए का वक्त सर या कोई 2018 के भी पड़े हुए 18 का तो मैं तो 10 साल पहले की केस 18 24 मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम या मुसद्दिक साहब फिर कैसे? मैं करूंगा, नहीं आपने मुझसे सवाल पूछा है ना, नहीं मैंने आपका, मैं आपकी बात मेरी बात को आगे बढ़ा रही, बात पूरी सुनी नहीं है सर आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी बात ये है कि हमसे लिस्ट ले लें, 30% सीट्स की बात हम कर रहे हैं, 30% तमाम असेंबलियों में, और जो बाकी अग्रीव पार्टीज हैं उनसे भी ले लें और फोरेंसिक ऑडिट करा दें उनका, वो 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है। हमारे IMF के खत में ये लिखा हुआ था। हम आपको ये आप थक गए होंगे सुन सके, 3 इस्लामाबाद की सीटें हैं, लाहौर की कुछ सीटें हैं, कराची की सीटें हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? KP में भी सीटें हैं, अमीर मुकाम साहब वाली, तैमूर झगड़ा वाली, जी क्यों नहीं हो सकता? अच्छा मैं पूछ लेती हूँ कि क्यों नहीं हो सकता? की सीटें तैयार हैं, ऑडिट फोरेंसिक ऑडिट करा। अच्छा सेंटर साहब मुझे जवाब लेने दें कि क्यों नहीं हो सकता ये? स्टोलन मैंडेट वापस करने की बात हो, ठीक है, अगर स्टोलन मैंडेट वापस करने की बात हो मुअस्सर तरीके से, क्या आप ये करेंगे? अभी तो 4 हल्कों की भी बात, 4 हल्कों, सेंटर साहब एक सेकंड में बात जवाब तो ले लूं, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 4 हल्कों की भी बात हो रही है। फोरेंसिक ऑडिट एक लफ्ज है, इस फोरेंसिक ऑडिट का वे फॉरवर्ड इलेक्शन कमीशन के बगैर कैसे है? अपनी मर्जी के कानून बना के करना है, ऐसा ही है मुसद्दिक साहब। देखिए बात ये है, देखिए फाफिन ने फॉर्मूला दिया है। अच्छा सर मैं हुकूमत से भी जवाब ले लूं, वो क्या चाहती है, इंडिपेंडेंट प्रोब हुकूमत क्या चाहती है सर, मैं उनसे पूछ लूं। जी सर। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने हुकूमत ले ली होती और वज़ीर आज़म बन के आप डिसॉल्व कर देते हुकूमत तो 100% ने आपको इलेक्शन मिल जाता। मगर इसके बगैर बात आगे बढ़नी नहीं है। बात सलीके से होगी ना, टेम्परिंग से, पॉलिटिकल टेम्परिंग से तो नहीं होगी। अगर कारीगरी की बात करेंगे तो फिर पॉलिटिकल टेम्परिंग की बात आ जाएगी। ये मुनासिब नहीं है। कोई ना कारीगर है ना टेम्परिंग कर रहा है। अगर आपने खुलवाने हैं तो उसका तरीका भी और उसका रास्ता भी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, यानी ये सरकार जो एक हुकूमत बनती है उसके पास ये ताकत है कि वो जाके 50 हल्के या 100 खोल दे। आप 200 खुलवाएं, आप 900 खुलवाएं, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन जाना पड़ेगा, आपको अदालतों में जाना पड़ेगा। सरकार के पास कौन सी, हाँ आप पार्लिमानी कोई कमीशन बनाना चाहें तो आपको बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, कमीशन कोई बात को आगे बढ़ाएगा। आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते, आप सड़क के ऊपर आके सिर्फ लड़ाई करना चाहते हैं, आप ओथ भी उठाना चाहते हैं, असेंबलियों के अंदर भी आना चाहते हैं मगर असेंबलियों के बाहर रहना चाहते हैं। आप खुद हुकूमत भी नहीं बनाने चाहते, जो बन जाए उसको चलने भी नहीं देते। आप मुल्क की मईशत को तबाह करने के लिए खत भी लिखते हैं और मुहिब्बे वतन भी हैं। मुश्किल मामलात है, माइंड मेकअप कर लें। बिल्कुल हमारी तरफ से जो इन्होंने 9 दफा हाथ झटकाए, आज पहला रोजा है, हम फिर हाथ बढ़ाते हैं। पहले रोजे पे असेंबली में आए, असेंबली में बात करें, बात की जाए। मगर सर वही बात है कि बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है कि यही बात है, सबने यही, हम रोज यही बात करते हैं कि बात करना पड़ेगी तो बात कहीं तक पहुंचेगी। उसका आगाज कैसे होगा? गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।